अनिल, जय हिंद भाई साहब। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो जी। बोल रहे थे प्रकाश भाई, और वो अपनी जगह है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और मैं जमीन की बात करूं कि ये जो गाय, गोबर, गांव, ये तीन जो है प्रमुख शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है बीजेपी के लिए। इनके बिना, इसके बिना इनका जो है कोई कार्यक्रम खत्म नहीं होता। गांव की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की, फिर गांव की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो गांव की बात करनी पड़ेगी। भारत तो जो संस्कृति है वो गांव की संस्कृति है। भारत जो है वो किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन ये कृषि प्रधान देश से हटा करके ये व्यापारी प्रधान देश या धर्म प्रधान देश जो बना दिया, और सब लोग किसान हो या चरवाहे हो, गाय तो यदुवंशियों से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, गोबर भी उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो मंदिर के बाहर जो आ गए, गाय लेकर के एक बैठ गए और उसके बाद जो है कहा कि यहीं पे गौ माता की पूजा होगी और गौ वंशज रखे जाएंगे, तो वो जो है किस तरह से छीन लिया गया। और क्या जो किसान समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो यदुवंश समाज के लोग हैं, जो चरवाहा समाज के लोग हैं, वो ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों वो हिंदू बनने के फेर में लगे हुए हैं कि हम जो है हमारा असली दुश्मन मुसलमान है? उनको तो समझना चाहिए कि असली दुश्मन यही लोग हैं जो ब्राह्मणवाद के नाम पर, श्रेष्ठतावाद के नाम पर हमको जो है सेवक मानते हैं, हमको उच्च जाति का नहीं मानते, हमको नीच जाति का मानते हैं। ये जागृति नेताओं में तो अपनी चीजें हैं कि नेता जो है अपनी मलाई जहां उनको दिखती है, जहां वो चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी को भी समझ में आना चाहिए। हालांकि नूह में जिस तरह से किसान खड़े हुए उसका फायदा दिखा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या परिवर्तन आ रहा है? नूह के जो घटना हुई है किसानों के साथ, जो 13 महीने हुआ, उससे कुछ परिवर्तन आया है किसानों में? धनंजय जी बहुत विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर। वोल्टायर एक बहुत बड़ा चिंतक, विचारक, लेखक हुआ है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में एक्टिव था। तो वो कहता था कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है, और जिस दिन गुलाम को पता लग जाएगा कि मैं गुलाम हूं, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि गुलामों को पता ही नहीं कि वो गुलाम है। एक दलित वॉइस एक मैगजीन पहले निकला करते थे, मेरे को उसके एडिटर थे वीटी राजशेखर करके, बहुत 20-30 साल पुरानी बात है, वो मिले तो वो एक कहा करते थे, ए स्लेव एंजॉयिंग हिज स्लेवरी। जो गुलाम है वो अपनी गुलामी को एंजॉय कर रहा है, उसमें मस्त है, और यही हो रहा है। तो ये जो इतने मंदिर बने हुए हैं लाखों, और ये इतने जो महंत हैं, वो क्या है? ये एक तरह से एक्स्ट्रा पॉलिटिकल काम है इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और वो अपना काम कर रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास साधन नहीं, उनके पास कार्यालय नहीं। वो अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके जो पैसा उनको अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, उन पे स्वास्थ्य पे या और उनके पोषण पे खर्च करना चाहिए, वो पैसा वो लगा करके किसी तरह अपना चला रहे हैं। कारण उसका यही है कि जो बहुजन समाज, जिसमें आप ओबीसी, एससी, एसटी सबको शामिल करते हैं, वो गुलाम है। एक बार बाबा साहब अंबेडकर के पास कोई गया रात के 2 बजे, उससे पहले वो एक और नेता के पास गया, तो नेता तो पता लगा जी वो तो सो रहे हैं। फिर वो 12-1 बजे रात को बाबा साहब अंबेडकर के यहाँ गया, तो बाबा साहब कुछ लिख रहे थे, काम कर रहे थे। तो उसने कहा, अरे भाई, वो दूसरे नेता तो आराम से 10 बजे सो जाते हैं, तुम 2 बजे तक जाग रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे इसलिए जागना पड़ रहा है कि मेरे लोग सो रहे हैं। तो आज भी वही स्थिति है। देखिए, ये आरक्षण जिसका आपने जिक्र किया अपना इस कार्यक्रम का, मैं उस आरक्षण को कुछ मानता ही नहीं। वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला, अगर पूरा भी मिल जाए। खैर, उसमें जो बेईमानी हो रही है, प्रकाश जी ने बताया कि 52% आबादी है, 27% तो उसका बनता है आबादी से, और उसको 14% मिल रहा है, और वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। और मध्य प्रदेश का एक नौजवान लड़का है लोकेंद्र गुर्जर, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, तो वहां सारे। जय हिंद भाई, मैं आपके पास आता हूँ। उस समय आपका नेटवर्क भी चला गया था, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। आप बात पूरी कीजिएगा। एक और लाइन ऐड कर देता हूँ खाली। अभी केसी त्यागी जो जनता दल के नेता है, वो उन्होंने एक डायलॉग बोला, और बड़ा अलग किस्म का डायलॉग है। बोला कि ये जिंदा बीपी सिंह ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है मरा हुआ बीपी सिंह बीजेपी के लिए। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
धनंजय जी, मैं त्यागी जी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे उनके निजी संबंध हैं, तो मुझे इस विषय पे थोड़ा माफ कर दीजिएगा। बाकी मैं दो बातें कहूंगा, एक तो देश और दूसरा जो बहुजन समाज की बात है। देखिए, कोई भी देश जिसमें समता नहीं है, जिसकी जगदीश जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, वो कमजोर हो जाता है, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, वो उस तरह का देश हो जाता है। और ये हजारों साल से देश क्यों पिटता रहा? हजारों साल से जो 2000 घोड़े पे बैठ करके लोग आ जाते थे बाहर से और पूरा का पूरा देश उसके सामने लमलेट हो जाता था, दंडवत हो जाता था, घुटनों पे आ जाता था, उसका कारण ये है कि ये हमारा देश जातियों में बटा हुआ देश और ऊंच नीच वाला, हायरार्की वाला देश। अलेक्जेंडर ने जब बेबीलोनिया जो दारियस को उसने हराया और बेबीलोन में गया वो, तो वहां के लोग पहचान नहीं पाए कि इनमें बादशाह कौन है। जो 50-100 लोग वहां महलों में गुजरे, क्योंकि सिकंदर की वेशभूषा और जो उसके साथ व्यवहार था बाकियों का, वो समता का था। जैसी औरों की वेशभूषा थी वैसी सिकंदर की थी। तो वो समता की जो भावना थी, जिसमें एक छोटा सा ग्रीक देश पूरा विश्व विजयी बन गया, विश्व गुरु बन गया उस समय का। हमारे देश में ये जो विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था रही, वही एक सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का इतना बर्बाद होने का। और ये मैं एज ए पर्सन, एज ए अनिल जयहिंद नहीं बोल रहा, ये मेरे पास एक पुस्तक रखी रहती है, शायद इसका टाइटल आप देख ही रहे हैं, एरेंड लिस्फर्ट। ये बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इनकी जो थ्योरी है पूरे विश्व में पॉलिटिकल साइंस में मानी जाती है। और इनकी थ्योरी है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी टेक्निकल नाम है उसका। और इस थ्योरी को हमारे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जो डीन रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं सतीश देशपांडे, सब इसका समर्थन करते हैं कि ये रियल थ्योरी है और ये आजमाई हुई थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि डाइवर्स कम्युनिटीज जहां पे भी हैं, जहां भी प्लूरल सोसाइटीज है, वहां जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगी वो देश बर्बाद रहेगा और उस देश में झगड़े होते रहेंगे। स्विट्जरलैंड का इसमें हवाला है, साउथ अफ्रीका का हवाला है, नेदरलैंड और बेल्जियम का हवाला है, और कई देशों का हवाला है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, कि कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी ही चल सकती है और उसी से देश जो है वो शक्तिशाली, खुशहाल, समृद्ध बन सकता है। तो ये आज हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, ये एक तरह से रेल का इंजन है, ये होना है। जो भी मनोवादी या यथास्थितिवादी ताकतें हैं अपनी कितनी ताकत लगा ले, थोड़ा बहुत डिले तो कर सकती हैं इसको, लेकिन अब इसको ज्यादा रोक नहीं सकती। दूसरी बात में आ जाता हूँ आरक्षण पे। अब कई जगह ऐसी जगह होती है जहाँ प्रोफेसर रतनलाल जी, हम संजीव जी, हम बैठते हैं, मतलब बहस होती है हम लोगों के बीच में, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं। मैं आरक्षण को, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था, ऊंट के मुंह में जीरा मानता हूं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। एक गणित देख लीजिए सामान्य, हमारे देश में सरकारी नौकरियां करीब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ में से अगर 50%, 85% के लिए, यानी ओबीसी, SC, ST सबको जोड़ दीजिए, 50% नौकरियां अगर रिजर्व हो गई तो नौकरियां हो गई 75 लाख। अब मान लीजिए ईमानदारी से 75 लाख मिल भी गई, हालांकि वो सारा घपला जो होता है सबको मालूम, मैं कहता हूं 75 लाख मिल गई। 75 लाख नौकरियों को मिलने के बाद एक परिवार होता है 5 लोगों का, तो करीब करीब 4 करोड़ लोगों का कल्याण हो गया जो ओबीसी, SC, ST से आते हैं। आबादी उनकी 120-25 करोड़ है, 4 करोड़ का हो गया, बाकी 116 करोड़ का क्या होगा? तो सिर्फ आरक्षण ठीक है, क्योंकि शासन और प्रशासन में हर एक का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, सबको नजर आने बहुत जरूरी है। और जिस मिडिल क्लास की बात की मुझसे पहले संजीव जी ने या रतनलाल जी ने भी जिसका जिक्र किया, वो बहुत जरूरी है, लेकिन केवल उससे बात नहीं बनेगी। मेरे सामने मैं आज ही का एक समाचार में पढ़ रहा था कि कोई पूंजीपति हमारे देश के, उनका 8,400 करोड़ रुपया लोन उनको बैंक का देना था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब मैं नहीं दे सकता। तो सरकार कहती है कि चलिए आप 1,500 करोड़ रुपए दे दीजिए, बाकी आपका माफ। तो
ये सबसे बड़ा घोटाला है आज के समय में। अगर किसी को व्यापार में जाना है, जब अदानी और अंबानी का काम नहीं चलता बैंकों से कर्ज लिए बिना, तो एक रिक्शा वाले और रेडी वाले का कैसे काम चलेगा बैंकों से कर्ज लिए बिना, जो इतना गरीब है। जब अमीर से अमीर आदमी को अपने बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का लोन चाहिए इनको, तो भाई गरीब आदमी को क्यों नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो बैंकों से मिलने वाला लोन है वो 85% जो है वो बहुजन समाज को मिलना चाहिए, SC ST OBC को मिलना चाहिए, ताकि जो निजीकरण हो गया या और भी कारण, वो अपने निजी व्यवसाय में भी तो आगे बढ़े। अगर आप उनको कम ब्याज पे लोन नहीं देंगे तो वो निजी व्यवसाय कैसे करेंगे। आप किसी को साइकिल दोगे नहीं और आपको कहोगे साइकिल आपको नहीं देंगे क्योंकि आपको साइकिल चलानी नहीं आती। अरे जिसके बाप दादा के घर से साइकिल चली आ रही है, जिसको बचपन से साइकिल मिल गई है, वो तो बढ़िया चलाएगा ही। तो ये सबसे बड़ा घपला हो रहा है। और हमारे जो भी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं, वो उनको भी बहकाया जा रहा है। उनका भी ध्यान सिर्फ आरक्षण की तरफ केंद्रित कर दिया जा रहा है। आरक्षण से कोई आमूलचूल हजारों साल भी लग जाएंगे ना, तो भी ये जो समता जिसका हम सपना देखते हैं, समता मूलक समाज, ये सपना पूरा नहीं होगा सिर्फ अगर 120 करोड़ में से 4 करोड़ लोग ही उसमें लाभान्वित होते रहेंगे। तो शिक्षा में आरक्षण, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रतन लाल जी जैसा जो है, मैं समझता हूं कि प्रबुद्ध प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2-4 होंगे, लेकिन जिनके कॉलेज में जिसको प्रिंसिपल बना दिया गया वो इनसे 1/20 भी नहीं है एकेडमिक्स में, लेकिन बना दिया जाता है। ये जो धांधली हो रही है, शिक्षा से, प्रोफेसर वाइस चांसलर के पदों से आपको दूर रखा जाता है। आपको जो दौलत जो है इस देश की, जो बैंकों से मिलने वाला कर्ज है, आपका जुडिशरी का मैंने बताया, लोकेंद्र गुर्जर का मैं जिक्र कर रहा था, मेरा इंटरनेट कट गया। लोकेंद्र गुर्जर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए जब गया सुप्रीम कोर्ट में, तो जो झगड़ा है, जो सामने जो दूसरी पार्टी है वो तो सवर्ण है, जो खत्म करना चाह रही है वो 27% आरक्षण। तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो सवर्ण वर्ग से थे। उसने कहा देखिए मैं ओबीसी हूं और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये सारे जज सवर्ण वर्ग से हैं। तो SC या ST वर्ग के आप जज बना दीजिए, ना सवर्ण हो ना ओबीसी हो। उस लोकेंद्र गुर्जर के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। मैं रतनलाल जी शायद ठीक फिगर बोल रहा हूँ, नहीं रतनलाल जी ज्यादा जानते हैं। और फिर क्राउड फंडिंग भी शुरू हो गई उसके लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा इतना रिएक्शन हो रहा है तो कह दिया नहीं, 50,000 रुपए जुर्माना। फिर लोकेंद्र ने कह दिया कि भाई हम जुर्माना नहीं देंगे, आप हमें जेल करना जेल कर दीजिए। और मेरा ख्याल आज तक तो उसको जेल हुई नहीं। तो जुडिशरी में हमारा आरक्षण, हमारा शिक्षा के तमाम पदों पे, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, उसमें आरक्षण। और सबसे बड़ी बात जिसको मैं बार बार जोर दे के कहता हूं कि जो बैंकों से जो बैठने वाला लोन है 85% लोन, वो साहब ये अदानी अंबानी को देते आ रहे थे, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर चले आ रहे। तो जो पहले हजारों साल से जो गरीब रहे हैं उनको सशक्त बनाइए। और आज भारत जो है अभी पूरी तरह से सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, लेकिन आज भारत विश्व में बहुत ताकतवर देश बन चुका है। और वो स्थिति नहीं है कि कोई भी 2,000-4,000 घोड़ों पे बैठ करके आएगा और भारत को लोन देगा। तो वो बाबा साहब का जो समतावादी संविधान है, जो इक्वलिटी में बेस्ड संविधान है, उसकी वजह से ताकतवर बना है। नहीं तो इससे पहले भारत क्यों नहीं ताकतवर था, क्यों बार बार पिटता था, क्यों बार बार गुलाम होता था। तो जब तक इस देश में इक्वलिटी नहीं आएगी, समावेशी माहौल नहीं बनाएगा, सबको आर्थिक रूप से भी संपन्न करना पड़ेगा, सिर्फ चंद नौकरियों से बात बनने वाली नहीं। और वीपी सिंह जी का आपने जिक्र किया, वीपी सिंह जी कहा करते थे कि वो जमाना चला गया जब तिजोरी से फेंके हुए चंद टुकड़े आप बहुजनों को दे देंगे। अब बहुजनों को तिजोरी की चाबी चाहिए, यानी बैंकों की जो तिजोरी है उस पर बहुजन का अधिकार होना चाहिए। उनको जो सदियों से गरीब रहे हैं उनको आपको लोन दे करके और कम ब्याज पे लोन दे करके आपको उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, ताकि वो औरों को नौकरियां दे सकें। नौकरियों के लिए सिर्फ सरकारी उस पर भरोसे में ना रहे। तो धनंजय जी बहुत काम होना है और बहुत चीजें हैं, लंबा हो जाता है क्योंकि आपका 1 घंटे का सारा ये है कार्यक्रम। लेकिन ये है कि जो बीजेपी का जो आपने जिक्र किया, तो बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाती है। वो ओबीसी के अंदर आपस में जातियों में नफरत फैलाएगी, दलितों में आपस में जातियों में नफरत फैलाएगी। और रामविलास पासवान जी, कभी हमने उनके साथ बहुत काम किया था, बाद में तो वो थोड़ा मौसम वैज्ञानिक भी बन गए। तो जब वो अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में वो एक बात कहा करते थे कि जो दलित पिछड़े होते हैं
उनका इस व्यवस्था में जो भूमिका होती है वो एक बैंड वाले की तरह होती है। यानी जब तक चुनाव हो रहा है या कुछ काम करना है तो उनको बहुत बढ़िया यूनिफॉर्म पीतल वाले चमकते उनके बाजे होंगे और सब उनके सामने नाचते नजर आएंगे। लेकिन जब दुल्हन के दरवाजे पे जाएंगे तो उनको कहा जाता है कि आप बाहर रहिए, दावत हम अंदर खाने अकेले हम ही जाएंगे। तो उमा भारती, हमारे बाबूजी कल्याण सिंह कितना लड़े राम मंदिर के लिए, विनय कटियार, और जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी ओबीसी नहीं रखा गया, जिनके 52% आबादी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्याण सिंह उमा भारती ने 7 फरवरी 2020 को कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये स्थिति है, जितना समझ में आ जाए। लेकिन वो वोल्टायर वाली बात है कि गुलाम को अभी तक पता ही नहीं है कि वो गुलाम है। स्लेव इज एंजॉयिंग हिज स्लेवरी। जिस दिन जान जाएगा उस दिन अपने आप क्रांति हो जाएगी। जी।